हाँ जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन अपन लोग का फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, है ना? ये कहाँ पे हो जाए? अच्छा। तो अभी तुम लोग को मैं बता था, अपन लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, बेसिकली जिसका नाम है तुम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। परंतु वो स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैं तुम लोग को कहा था कि एक बार तुम लोग के जितने भी डाउट्स हैं एमसीक्यूज के, अपन वो कर लेते हैं डिस्कस। तो दो चैप्टर्स का तुम लोग का टेस्ट है ना कल, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड, सॉरी, तो फर्स्ट और थर्ड के अपन पहले जो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं एमसीक्यूज वाले, वो अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एंड उसके बाद अपन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ना। चलो, तुम एक बार मुझे दूसरा स्टाइलस ला दो, जब तक मैं इनके एक दो क्वेश्चन डाउट सॉल्व करवाता हूँ। हाँ, पहले फर्स्ट चैप्टर में। चलो मुझे एक बार थोड़ा क्वेश्चन नंबर बता दो, ताकि उसके हिसाब से अपन बात कर सकें। 14 और 15, 13th भी है। चलो ठीक है भैया। What implication does resource scarcity have for the satisfaction of wants? ठीक है भाई, रिसोर्सेज का जो स्केर्सिटी है, तो उसका अगर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स से हम कोई ताल्लुक बिठाए तो क्या निकल के आता है कि नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। नहीं सर, इंसान की हर नीड और वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है। एक बात होती है जिसको हम बोलते हैं कि ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, इसलिए बोलते हैं कि कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स आर कैन बी सटाएबल। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर सटाएबल, दे हैव द टेंडेंसी टू गेट सेटिस्फाइड। तो यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा नॉट ऑल। नहीं नहीं, रुको देखते हैं यार। डज स्केर्सिटी हैव फॉर द, व्हाट इम्प्लीकेशन डज रिसोर्स स्केर्सिटी हैव फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स? नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, नो नो, ये नहीं होगा, गलत दे रखा होगा। तो वी विल नेवर बी फेस विद द नीड टू मेक चॉइसेस। नहीं, वी हैव टू बी ऐसा फेस दी नीड टू मेक चॉइसेस। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आर इंडिविजुअल वांट्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे ना। जैसे समझो, हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये कोल वगैरह ये सब तो ठीक थे, पर हमने क्या करा, न्यू न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने डिस्कवर किया ना, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो। अभी जैसे हम लोग हाई ये क्या कहते हैं, क्लीन फ्यूल्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो वी आर डिस्कवरिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज ना, ताकि हमारी नीड्स एंड वांट्स को हम ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाए। तो इसका आंसर डी ही रहेगा। ठीक है। हाँ, क्या दे हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सही कर लो उसको, कोई बात थोड़ी ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। क्या? नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, हाउ? बट आर ईच एंड एवरी वन कैन बी सेटिस्फाइड ना। कैसे कर से कह सकते हो? हम बात बोलते हैं कि कंज्यूमर का हर तरह का जो वांट है, इट इज सटाएबल, है ना, ये बात बोली जाती है, यानी कि इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट सेटिस्फाइड। अब इसको अगर तुम जो कह रहे हो, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि एक साथ हम सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर वो नजरिया देखना तुमको, तो इस कथन का मतलब ये हुआ कि एक साथ सारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो वो बात थी, वैसे ठीक है। परंतु अगर अपन इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग बात करें कि हर तरह का नीड और वांट, तो वो तो सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, नॉट ऑल द टाइप्स ऑफ वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, ऑल द टाइप्स ऑफ वांट्स। या तो फिर इसमें ऐसा होना चाहिए कि नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट वंस, कि एक बारी में हम सारे के सारे हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो वो बात सही रहेगी कि एक बारी में तो हम सारे रिसोर्सेज को यूज करके हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। परंतु कंज्यूमर की हर तरह की नीड और वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये बात होती है कि वैसे तो हम बोलते हैं कंज्यूमर की नीड्स क्या अनलिमिटेड है, परंतु हमारी जितनी भी नीड्स हैं, दे हैव द टेंडेंसी दे हैव द टेंडेंसी टू गेट सेटिस्फाइड। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन को देखना है कि भाई एक साथ सभी नीड्स एंड वांट्स को अगर अपन सेटिस्फाई करने की बात करें, हाँ, तो वो नहीं हो सकता है। तो ठीक है, इसको उस अकॉर्डिंग कर लो आप कि नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट वंस। ठीक है, तो इसको ए ही लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ऐसा आता है कि हर टाइप ऑफ वांट, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वांट कैन बी सेटिस्फाइड, तो हाँ, इट कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है ना, ऐसा। हाँ, एट वंस अगर बात करें कि एक साथ हम सारी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो हाँ, तो वो इट कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो 13th का यही रहेगा। 14th,
रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स, रैशनल मतलब समझदारी से लिया हुआ डिसीजन, रिक्वायर्स क्या, one's choice can be one's choices be arrived at logically and without error. Okay, one's choices be consistent with one's goals, and one's choices never vary, रैशनल समझदारी भरा, ठीक है। वन मेक्स चॉइसेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस ऑफ करना, ठीक है, बैलेंस बिठाना। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग, समझदारी से लिया गया निर्णय में क्या होगा, वन चॉइस बी राइट लॉजिकली एंड विदाउट एरर। तो लॉजिकली इज गुड, देखते हैं। चॉइसेस बी कंसिस्टेंट विद वंस गोल्स, हमारा जो चॉइस है वो हमारे गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, चॉइसेस नेवर वेरी, नहीं वेरी तो कर सकता है एज पर दी, ये तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं होगा। वंस वन मेक्स चॉइसेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ, वन मेक दैट डू नॉट इन्वॉल्व, जिसमें ये ना हो, ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व शामिल होना चाहिए। ए होना चाहिए इसका, लॉजिकली एंड विदाउट एरर, ठीक है। बी कंसिस्टेंट विद वंस गोल, कि हमारी चॉइस हमारे गोल के मुताबिक, जैसे हम कंज्यूमर है तो हमारा गोल क्या होगा, टू गेट सेटिस्फैक्शन, या हम प्रोड्यूसर है तो हमारा गोल क्या होगा, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमारा जो डिसीजन है या हमारी जो चॉइस है वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम हमारे सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए और हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। रैशनल, समझदारी से लिया हुआ डिसीजन, तो समझदारी से लिया हुआ डिसीजन, इट शुड बी लॉजिकल, लॉजिकल तो होना चाहिए बट विदाउट एरर, एरर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एरर तो हो सकता है, नहीं एक्सपेक्टेड होता है, परंतु एरर होना नहीं होना वो हमारे हाथ में नहीं है ना। हम तो लॉजिकली डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ठीक है इस लॉजिक से मैंने डिसीजन लिया, बट एरर, एरर आ भी सकता है और एरर नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एरर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो विदाउट एरर नहीं, अगर एरर वाली बात नहीं होती, लॉजिकली तक होता, तो ए ही इसका ऑप्शन होना चाहिए था, मतलब जो बेस्ट हम ऑप्शन बोल सकते हैं, ए ही इसका ऑप्शन होना चाहिए था। परंतु अब इसमें विदाउट एरर वाली बात है, तो एरर कैन एग्जिस्ट, एरर को आप क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, यू कैन नॉट इग्नोर एरर। तो वंस चॉइस बी कंसिस्टेंट इनफ विद वंस गोल्स, कि जैसे कंज्यूमर है तो कंज्यूमर का गोल क्या है, टू गेट सेटिस्फेक्शन, तो कंज्यूमर का जो भी डिसीजन रहेगा वो किस अकॉर्डिंग रहेगा, कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। तो वो उससे क्या हो गया, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब उससे रिलेटेड हो गया, कि हमारा जो डिसीजन है वो हमारे गोल से रिलेटेड ही हमने डिसीजन लिया, उसके अगेंस्ट नहीं लिया है। तो इस करके इसका आंसर ने बी दे रखा है, ठीक है। फिर कौन था, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बेस क्या है, बंद कर दो बेटा वो पीछे, वेरी गुड, जनहित में जारी। अरे 2 मिनट रुक तो जाओ, ये बंदी क्या है, रुक जाओ, उसको छींके छींके जा रही है यार, 2 मिनट रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्केर्स, हाँ ये बात तो सही है। इंडिविजुअल्स आर केपेबल ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड एक्टिंग इन अ मैनर, क्या हो गया, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, अच्छा, करवाते हैं, दूसरी स्ट्रीम करवाते हैं, रुको। हम्म, तो रो मत पर।
तो स्ट्रीमिंग वाला बंद कर दो फिर आप। ठीक। हेलो। हाँ जी। तो देखो क्या हो गया। इंडिविजुअल्स individuals are capable of establishing goals and acting in a manner consistent with achievement of those goals। कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने गोल्स को एस्टैब्लिश कर पाएंगे और इस तरह से एक्ट करेंगे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। ठीक है। इंडिविजुअल्स चूज द ऑल्टरनेटिव। तुमने ये भी क्यों बंद कर दिया। क्या हो गया। अरे एक तो चलना ही था ना पर। ऐसा भी मत करो मेरे साथ यार। Individuals choose the alternative for which they believe the net gains to be the greatest. Okay. No matter what the circumstances, individual choose नहीं choice always involves a trade off, balance रहेगा। Fundamental natural resources will always be scarce। अच्छा natural resources हमेशा scarce नहीं हो सकते ऐसा। यहाँ पे तो availability of resources की बात है ना बेटा। रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी की बात है ना, तो रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी देखोगे तो वो तो स्केर्स ही है। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ओके। फिर इंडिविजुअल्स आर केपेबल ऑफ एस्टैब्लिशिंग। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ऊपर वाले ऑप्शंस को अगर अपन देख के आंसर करना चाहें इसको, तो यहाँ पे तुमने बोला था कि वंस चॉइस भी कंसिस्टेंट विद वंस गोल। तो इसके हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, कि वो उस वाले ऑप्शन को अगर मैं कंसिडर करके चलूं कि भाई या तो बी या सी होना चाहिए इसका आंसर फिर, कि इंडिविजुअल्स चूज द ऑल्टरनेटिव। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों बताओ। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था। ये एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर है जो हमको ये बताता है कि हाउ ह्यूमन बींग्स मैनेज देयर स्केर्स रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू डिराइव मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरह से हमारे ऑल्टरनेटिव्स को चूज करेंगे कि जो हमारे नेट गेन्स हो वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा इसका, सी। हाँ और कौन सा था। 21। 21 है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। क्या कह रहे हो। 18th का क्या। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स अनलिमिटेड। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना। हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। हाउ सोसाइटी मैनेज, ये सी। 18 का तो सी है। क्या दे रखा है, गलत दे रखा हो, सही कर लेना उसको। बी तो कैसे होगा बेटा, तू अपनी नीड्स एंड वांट्स को थोड़ा ना रिड्यूस करेगी। हाँ। किसका। 21 का सी है बेटा, नहीं 21 का नहीं, 18 का सी है। अरे 18th का बात कर रहा था मैं भी। 18 का सी है। क्या डी होना चाहिए, क्यों। हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड वांट्स। अभी तो अपन ने बोला कि हमारी सारी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। हर तरह की नीड एंड वांट कैन बी सेटिस्फाइड, पर क्या हम हमारी सारी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं। हर तरह हर तरह की नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो सकती है इंडिविजुअली, पर हम सारी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। 21 इन इकोनॉमिक्स, हाँ यही। इन इकोनॉमिक्स वी यूज स्केर्सिटी द टर्म टू मीन। स्केर्सिटी का मतलब क्या निकलता है, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसोर्सेज तो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, लेस डेवलप्ड हो, सभी जगह स्केर्सिटी रहेगा। रिलेटिव स्केर्सिटी दैट इज स्केर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। ये एक हो सकता है कि भाई जो हमारी नीड्स एंड वांट्स है वो ज्यादा रहती है, तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, कम है, तो रिलेटिव स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर, नहीं नहीं, क्यों। अगर नेचुरल कैलामिटीज नहीं आएंगी तो भी स्केर्सिटी तो रहता ही है, सी भी नहीं है इसका आंसर। स्केर्सिटी कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग कंजम्पशन करते हैं, रिच ही क्यों करेंगे। तुम केवल अडानी अंबानी को बोलते रहते हो। इसका आंसर रहेगा सी, 21 का भी लिख लेना, ठीक है। सी, बस सी क्या, सॉरी बी 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 बी।
बी, मैंने देखा। 41 है, 31, 33, रुक जाओ 31 पे तो आ जाऊं पहले। 26, 26, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस इज कॉल्ड मैनेजरियल बिजनेस अप्लाइड। हाँ, ऑल ऑफ दी अबव। अप्लाइड मतलब क्या हो गया कि आप बेसिकली अपने जो भी तरह का थ्योरेटिकल नॉलेज उसको क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली। हाँ भाई, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो लिखवाया ही था ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है, तुम पढ़ते हैं ना अप्लाइड मैथ्स, क्या होता है? हैं? अरे उसमें यही तो करते तुम, ऐसा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब वो सब क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उन्हीं को तो स्टडी करते हैं। तो अप्लाइड चीज मतलब होता है कि जो भी थियोरेटिकल नॉलेज उसको क्या करना, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करना, दैट इज। कोई बात नहीं, तुम इधर ध्यान दो। हाँ भाई, 26 हो गया, फिर कौन सा, 31, 31। द एम्फेसिस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पे, मोर नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। तो मैंने आपको बताया था हम हमेशा बात करते हैं कि पहले विजन होना चाहिए, तो इसलिए मोर ऑफ नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव थ्योरी। किसने पूछा था? तो क्या पूछा था? कोई बात नहीं। और कौन सा बोले थे, 33? ओके। नॉर्मेटिव साइंस क्या है? नॉर्मेटिव साइंस डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, नन ऑफ द। ऐसा होना चाहिए। अब ये क्या दे रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ओके। 41, 31, ठीक है। 41, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज एक्सप्लेन बाय कॉस्ट थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, डिमांड थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव। इनपुट और आउटपुट का प्रोडक्शन थ्योरी होता है। किसने पूछा ये? कोई बात नहीं, नहीं आंसर नहीं था, तो शी वाज जस्ट कंफर्मिंग। दीक्षा को गुस्सा मत दिलाओ तुम। हाँ दीक्षा, अगला कौन सा है? ओके है। 45, 45 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी। इनमें से क्या एक चीज मार्केट इकोनॉमी पे अप्लाई नहीं होती है? फर्म डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो है, ये तो प्रोड्यूसर के हाथ में। फर्म सेट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये भी है। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय। अबे क्या नई नई पढ़ने तो दे पहले भाई, ये तो पहले पढ़ तो लूं मैं, तू पहले नई नई चीज चिल्ला रहा, रुक तो जा भाई, रुक तो जा। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय। हाँ, क्योंकि कंज्यूमर सोवर्निटी तुमने बोली थी, दे आर फ्री टू चूज, तो ये भी होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा प्रायर, ये तो होता ही ना, गवर्नमेंट के हाथ में कहाँ कंट्रोल है। ठीक है, तो दिस डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी। कौन सा, डी वाला। हाँ फिर, है जी। 29, क्या बात है, सभी का 29 है इसमें। एट्थ का आंसर कंफर्म करना है पहले, एट्थ का। बेटा एक बार एट्थ का आंसर कंफर्म करवाना ठाकुर साहब को। ये सेंट्रल प्रॉब्लम वाले का एट देखो। इफ देर आर एडिकेट रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी, अगर देर आर एडिकेट रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, देन देर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आता है ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। हाँ, अब कौन सा बोले, 29। विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट, इसमें से क्या एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? कैपिटलिस्ट यानी मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, फीचर नहीं है। सब राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो है। रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर्स राइट टू चूज, नहीं नहीं, ये थोड़ी ना है वहां पे। ये इसका आंसर होगा, प्रॉफिट मोटिव है, ये बी इसका आंसर है, 29 का बी। सही कर लो तो, 29 का बी है। क्या, क्या, 31। capitalist economy uses dash as principal means of allocating resources,
डिमांड सप्लाई प्राइस ऑल ऑफ द अबव, यूजेस प्राइस एज प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। डिमांड सप्लाई ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्यों प्राइस कैसे होगा, प्राइस कैसे तुम यूज करोगे? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ना, डिमांड सप्लाई भी तो है। अभी समझो, एक प्राइस एज प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, तुम प्राइस को देख के कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करोगे, मैं समझा नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसमें ऑल ऑफ दी अबव आएगा। डिमांड सप्लाई एंड प्राइस मैकेनिज्म, इसमें ऑल ऑफ दी अबव आएगा। जो भी आंसर दे रखा है वो सही कर लेना। हाँ जी, एक सेकंड। अरे तो डिमांड सप्लाई भी तो देखेगा, डिमांड सप्लाई अपन क्या बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस बोलते हैं अपन, कभी प्राइस नहीं बोलते। तो प्राइस पे भी क्या, प्राइस का डिटर्मिनेशन भी जो हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही तो हो रहा है। तो जो मेन जो फैक्टर्स है उनको थोड़ा ना अपन छोड़ेंगे। ठीक है, 43 सेम है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसका भी आंसर सेम कर लेना फिर। 43, a capitalist economy uses dash means of allocating resources, demand supply efficiency prices। as principal means, इधर प्रिंसिपल मींस लिखा था, दोनों क्वेश्चन में अंतर भी तो है। 43, a capitalist economy uses dash means of allocating resources। प्राइस कैसे हो सकता है यार, you have an expiring resource 43। डिमांड सप्लाई में से किसी एक को तो ले ही नहीं सकते, आएंगे तो दोनों आएंगे। एफिशिएंसी तो कैसे हो सकता है, प्राइजेस मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। एज प्रिंसिपल मींस, अभी ये दोनों में से कोई एक तो आएगा नहीं, आते हो दोनों आते, तो ये दोनों नहीं ले पाएंगे। एफिशिएंसी का इधर कोई वास्ता नहीं है, तो ऑड वन आउट को हटा के मतलब वो वाला लगाएं, जो बेस्ट ऑप्शन जो होता है एमसी यूज करने का, तो उसके अकॉर्डिंग डी आ रहा है इसका आंसर फिर। प्राइस इज इसका आंसर, क्योंकि वहां पे मेरे पास ऑल ऑफ दी अबव था ना, मैंने वही बोला ना तेरे को, मैं डिमांड और सप्लाई दोनों अलग अलग नहीं जाएंगे, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। तो वहां पे मेरे पास ऑप्शन था ऑल ऑफ दी अबव का, इसलिए मैंने जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है मैंने वो चूज करा। एमसीक्यूज करते कैसे हैं? जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है, जब आपको आंसर नहीं पता सीधे तो आप क्या करते हो, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर उसको चूज करते हो। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर प्राइजेस था, पर अगर तुम मुझसे पूछो कि सर इधर क्या आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तुमको लगता है प्राइस ही करना है क्योंकि वो उसके कंसिस्टेंट हो गया नीचे वाले क्वेश्चन से और ये वाला क्वेश्चन, बट यहाँ पे प्रिंसिपल मीन्स भी लिखा है, वहाँ पे सिर्फ था कि कैपिटल इकोनॉमी यूजेस डैश एज मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस, ऐसा था। तो एक अंतर भी है दोनों में, ऐसा अपन सेम भी नहीं ले सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ तो ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा, वहाँ तुम प्राइजेस ले सकते हो। हाँ, प्राइस मैकेनिज्म, हाँ प्राइस मैकेनिज्म यूज करते हैं। प्राइस लिखा ना, अगर प्राइस मैकेनिज्म लिखा होता तो फिर मैं उसको चूज करता। प्राइस जो लिखा, प्राइस तो क्या होगा कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस को देख के थोड़ा ना कोई अपन एलोकेशन, हाँ प्राइस मैकेनिज्म लिखा रहता, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म डिमांड सप्लाई ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, इसलिए हम उसको चूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो मैंने बोला, मेरे को जो बेस्ट लग रहा है दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तुमको लगता है कि प्राइस ही करना है क्योंकि वो आंसर तुम्हारा कंसिस्टेंट है, अगले वाले आंसर के साथ तुम प्राइस के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो +1 होगा या -0.25 होगा। हाँ, -1.25। ठीक है, हाँ तो मैं तो इसका ऑल ऑफ दी अबव के साथ ही हूँ। देख लेंगे इसका, ऐसा कुछ और मिलता है तो कोई एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई जो द्वारा कोई इशू हुआ, या तुम्हारा जो मॉड्यूल आएगा उसमें अगर एमसीक्यू कहीं दे रखा हो, तो वहाँ जो आंसर दे रखा होगा सजेस्टेड, कहीं कोई लाइन पढ़ने को मिलती है तो वहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे।
पर अभी मेरा जो मत है वो ऑल ऑफ दी अबव के साथ ही है। ठीक है, उसमें तुम लोग प्राइस ले सकते हो क्योंकि उसमें जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है वो प्राइस है। हाँ, अगर यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म लिखा हो तो फिर हमारा आंसर प्राइस मैकेनिज्म होता, पर क्योंकि मैकेनिज्म नहीं लिखा इसलिए मैं प्राइस के साथ नहीं जाना चाह रहा। रीजन आप सुन ले। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म लिखा होता तो आंसर फिर वही होता क्योंकि उसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑलरेडी शामिल होता है। ओके, चलो अगला कौन सा। हाँ, 52। Socialist economy is characterized by selective production of goods, relative equality, secondary role of price, all of the above, all of the above. हेलो, क्या? हाँ, किसी का भी, किसी का भी भेज दो आप। हाँ हाँ, तो जिसका जो भी भेज दो आप चलेगा। दूसरे का भेज दो जिसमें ज़्यादा है। यस बैंक का भी तो है, मेरे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपकी वाली चेकबुक भेज देना। हम्म। हाँ, क्या कह रहे हो? 56। प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन कैपिटलिस्ट। अब देखो इधर प्राइस मैकेनिज्म लिखा है, 50 वाला देखना एक बार। 50 वाला क्वेश्चन देखोगे तो बेटा इधर लिखा है प्राइस मैकेनिज्म, तो वो तो कैपिटलिस्ट में होता है, तो वही बात है। प्राइस मैके अगर मैकेनिज्म लिखा होगा आंसर में तो आप प्राइस मैकेनिज्म के साथ जाओगे। प्राइस अकेला था इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, कौन सा बता रहे हो? 56। कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अदर इकोनॉमिक सिस्टम, नेशनल इनकम इज मोर ऑफन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, कमांड इकोनॉमी। क्या? कौन सी मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी कैसे हो सकता है? नहीं, कमांड इकोनॉमी आएगा इसका। बी गिवन है तो कमांड इकोनॉमी इसका आंसर है क्योंकि कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट में होता है। हाँ, अभी है। हाँ भाई, नेक्स्ट। 80। 79, चलो 80 से जस्ट। इन इंडिया द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड एज, हमारी कंट्री में स्टेट प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन है जी। ओके, अगर ऑप्शन में तुमको नीति आयोग दिया हो तो नीति आयोग आएगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन हट गया है। पर इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको यहाँ पे प्लानिंग कमीशन दिया था इसलिए नहीं नहीं, प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो हेड होता है प्लानिंग कमीशन का। पर आएगा तो वो कमीशन नहीं, प्लानिंग कमीशन नहीं, क्योंकि वो बॉडी है, इंडिविजुअल के हाथ में नहीं वो डिसीजन मेकिंग। ही इज दी हेड ओनली। बट जो, हाँ, 72। 72 भैया। मिक्स इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाय कंप्लीट प्राइवेट ओनरशिप, नहीं। हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, हाई भी नहीं होता इतना। इररेलेवेंस ऑफ, नहीं। प्राइस, हेलो, अरे हाँ ठीक, यार तो ठीक है ना, तो भेज दो उसमें क्या बार। क्या कह रहे हो? कौन सा वाला क्वेश्चन? 80। In India, areas like atomic energy, defense are in the hands of private sector, public sector, joint sector, all of the above. Defense, डिफेंस में रफेल बनाने का जो प्रोजेक्ट है सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को दिया है, अगर तुमको याद हो तो। है जी, इसका जॉइंट सेक्टर आएगा बच्चों। अभी तुम देखोगे हमारे जितने भी डिफेंस गुड्स बनते हैं उसका ऑर्डर जो है कंपनीज, कौन सी प्राइवेट कंपनीज को भी मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसा सरकार के लिए काम करती हैं। तो इसका आंसर, जैसे तुम पारस, पारस करके कंपनी है जो ऐसा टैंक वैंक बनाती है, टैंक वैंक बनाती है बेटा।
तो इट इज अ डिफेंस गुड्स। तो जॉइंट सेक्टर है, प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, इंटायरली पब्लिक के हाथ में नहीं है। ठीक है, जॉइंट सेक्टर आएगा इसका। फिर नेक्स्ट डिमांड, पेज नंबर बताओ भाई। 111। क्वेश्चंस का पेज नंबर बताओ। क्या कह रहे हो बेटा? तो मैंने बोला ना आपको, बताया तो सही, इसका तो प्राइस होगा। अगर मैकेनिज्म उस वाले में ऑप्शन में प्राइस मैकेनिज्म लिखा था तो मैं प्राइस मैकेनिज्म ही करता। हाँ हाँ बोलो। 50 है, 150। अच्छा पेज नंबर 150। इसमें 50 ना। हाँ जी, 41, 32, 12। और भी बता दो कोई पहले। 12, 12 इज द लीस्ट ना। चलो 12, क्या है 12? 12 है बच्चों, अनलेस डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन पूछा ये? अच्छा ट्रू। भाई पैसा भी तो होना चाहिए। और 16th, 16th, 16 किसने पूछा था? ठीक है चलो 16th, डिमांड अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, अरे कंज्यूमर कैपिटल दोनों आएगा ना, सी आएगा ना, कौन पागल है ये? नेक्स्ट 33, 63, रुक जा पहले पहले इधर के तो होने दे। 32, ऐसा भी ऑड मत बोल एकदम यार। 32, 32, 33, 34, रुक जाओ। और 36 भी, 32, 33, 34, 35, 36 सारे करेंगे। पहले 32, हर्ष राज आपकी सहायता की जरूरत है तो ध्यान दो, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। If household demand and market demand are equal in a situation, it means there is only one consumer. हाउसहोल्ड मतलब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, उस तरह के मार्केट में केवल एक ही कंज्यूमर है। कोई बात नहीं। 33, if total demand for the product of an individual firm at various prices, it is known as what? किसकी तरह बोलेंगे उसको? It is the demand of an individual firm ना, तो it is the firm's demand। हाँ 34, if market demand and firm's demand are equal in a situation, it means there is only, yes, ठीक है। एक मिनट, मार्केट डिमांड एंड फर्म्स डिमांड, द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, किसी एक फर्म का प्रोडक्ट था, ठीक है। सिमिलरली मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, फर्म्स डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन अ सिचुएशन इट इज इक्वल, तो देर इज ओनली वन प्रोड्यूसर और देर इज ओनली वन कंज्यूमर, बोथ ए एंड बी। एक सेकेंड यार, ये फर्म्स की डिमांड की बात कर रहा है, ये डिमांड फर्म्स के प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहा है, एक मिनट रुको। यहाँ तो हाउस होल्ड डिमांड तो इंडिविजुअल डिमांड की थी, डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, टोटल डिमांड यहाँ पे तो था कि फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है मार्केट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दी फर्म्स डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, वो भी ऑफ अ प्रोडक्ट ही होगा, दोनों बराबर है। तो एक ही प्रोड्यूसर है, हाँ देर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, क्योंकि पूरे बाजार में केवल एक ही फर्म है, इसका प्रोड्यूसर आएगा, ठीक है। बेटा ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर के नजरिए से मत देखो तुम, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो। देखो नहीं दे रखा ना, इसीलिए अपन को पता चला कैसे। मार्केट डिमांड है, अब मार्केट में डिमांड जो होगी
कितने भी तरह के प्रोडक्ट्स की हो सकती है ना। पर फर्म की जो डिमांड है, फर्म की डिमांड इसने क्या बोला कि इट refers to the total demand for the product of an individual firm। firms डिमांड मतलब क्या बता रहा है कि एक कोई इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहे हो। अब मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड तो क्या हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात हो गई, परंतु इस तरह के मार्केट में क्या आ रहा है, मार्केट डिमांड और फर्म डिमांड इक्वल आ रहे हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट की डिमांड है। और मार्केट डिमांड तो क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की हो सकती है, परंतु मार्केट डिमांड और फर्म डिमांड इक्वल आ रहा है, मतलब पूरे मार्केट में एक ही फर्म है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, पूरे बाजार में एक ही फर्म है, तो इसलिए दैट इज देयर बाय देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर। फर्म क्या होती है, फर्म होती है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट, तो दैट इज व्हाई देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर। हेलो। हम्म हम्म। हम्म। हाँ, 35th। इफ, कौन सा 35th, इफ इंडिविजुअल डिमांड, अभी इंडिविजुअल डिमांड कंज्यूमर है, मार्केट डिमांड और फर्म्स डिमांड, तो दैट मींस देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर एंड देयर इज ओनली वन कंज्यूमर, यानी बोथ ए एंड बी। ये वाला चीज किसको बता रहा है, कंज्यूमर को, ये वाला चीज किसको बता रहा है, प्रोड्यूसर को। रोहन बेटा ध्यान दो, क्या बोला मैं, ये वाला चीज, ये वाला चीज बता रहा है कंज्यूमर, ये वाला चीज बता रहा है प्रोड्यूसर, तो देयर इज ओनली वन कंज्यूमर, देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, दोनों आएगा इधर, ठीक है, बोथ बोथ ए एंड बी। फिर कौन है, रिलेटेड प्राइस क्या होती है, relative price, a relative price is what, price expressed in terms of money, what you get paid for babysitting your cousin, the ratio of one money price to another। बेटा ये हुआ ना, एक कमोडिटी का प्राइस इन रेशियो टू अदर, रिलेटिव प्राइस। 41 कुछ नहीं हुआ, सीओडी का मतलब 41, when a consumer prefers a commodity due to prestige attached to it, तो सब्स्टिट्यूशन है नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन है हो सकता है, इनकम है क्या नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, समझो। डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने क्या बताया था, देख करके सामने वाले ने प्रेजेंटेशन ऐसा किया कि हमको ऐसा लग रहा है कि उसकी यूटिलिटी है, तो कहीं ना कहीं सवाल उसकी प्रेस्टीज से रिलेटेड हो गया, ऐसा। 42, 50, 50 क्या बोल रहा है, 50, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स, आई नहीं रहा, आ रहा है, इफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स लीड टू, अरे पढ़ लूं पहले, लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर टेनिस बॉल, ओ टेनिस बॉल क्या, टेनिस शूज, द डिमांड फॉर द ब्लू जीन्स एंड टेनिस शूज, ओके, ब्लू जीन्स का प्राइस बढ़ा और टेनिस शूज का डिमांड बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं दोनों, सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन था, डायरेक्ट था ना, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन था ना, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू जीन्स का प्राइस बढ़ रहा है और टेनिस की डिमांड बढ़ रही है, बेटा सब्स्टिट्यूट है इसका आंसर डी, अगर पीछे ए दे रखा तो सही कर लो उसको, डी है इसका आंसर। क्या, अरे नहीं कर पाएंगे, पर अपन जो आंसर कर रहे हैं बेटा वो तो रिलेशन को देख के करते ना, बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ अदर, हमको जो आंसर कर, हाँ वो बात सही है कि ब्लू जींस की जगह मैं टेनिस शूज कैसे पहनूंगा, बात सही है, पर यहाँ पे हम आंसर कर रहे हैं प्राइस ऑफ वन कमोडिटी और डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी को देख करके, कॉमन सेंस नहीं लगाना, हाँ नहीं लगाना, ठीक है ना, कॉमन सेंस लगाने के चक्कर में तुम्हारा सेंस निकल जाएगा। एक मिनट, बाजार किधर पहुंचा रहे, एक मिनट रुको तो सही, आगे ना खुल जाए मालूम पड़ा, चलो ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो, 63, हे भगवान, 63 बेटा, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ओके, इससे क्या होगा, डिक्रीज द डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट, नहीं, अबे कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री है, इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, नहीं, इंक्रीज द डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट,
इंक्रीज द डिमांड फॉर द, सी होगा ना इसका आंसर। ए दे लगा, ओ गलत है। 65 भी बता दूं क्या, वो भंडारे में हो क्या, ये भी दे दो वो भी दे दो। when the price of a substitute of x commodity falls the demand, क्या 63 का बेटा सी बताया ना, एक कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है ना, ठीक है। अरे कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन होता है ना बच्चे, क्या हो गया क्या, अरे तो पर दे रखा कॉम्प्लीमेंट्री का, तो मैं तो कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग आंसर करूंगा ना बेटा। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन था, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स था। सप्लाई के केस में सब्स्टिट्यूट में इनवर्स रिलेशन था, कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्ट था सप्लाई के केस में। अभी तो डिमांड चल रहा है, तो डिमांड में तो इनवर्स रिलेशन था ना। अरे इसको लिखा हुआ दिखा देना, परेशान हो रही है वो। हाँ देख, परेशान क्यों हो रही है। हाँ, और कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। चलो हाँ, कौन सा 65, when the price of a substitute good falls demand for x, x क्या, एक मिनट क्वेश्चन अपन वापस पढ़ते हैं, तो अपन ने गलत पढ़ा है। when the price of a substitute of x, अच्छा x कमोडिटी है, उसका कोई सब्सिट्यूट है, x कमोडिटी उसका कोई सब्सिट्यूट है, उस सब्सिट्यूट का क्या हुआ है, प्राइस गिर गया है, तो डिमांड x की बढ़ेगी, राइजेस। बोलो हो, कैसे 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 होगा फॉल्स, समझ, x है, x का कोई सब्सिट्यूट है, कौन है सब्सिट्यूट, कोई भी है। अभी इसका प्राइस क्या हुआ है, ओ फॉल हुआ है, ओहो हो, तो x का डिमांड भी फॉल होगा। अरे मुझे लगा वो प्राइस इंक्रीज हुआ है, फॉल फॉल फॉल। 55, ये कहां से आ गए। ओके 55, if x and y are complementary goods, if there is an increase in price of x, प्राइस x का बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो डिमांड y की गिराओ, ठीक है, y की डिमांड गिराओ। चलो, डिमांड ऑफ x विल डिक्रीज, ए डिमांड ऑफ x से भी कोई मतलब नहीं है, तुमको y की डिमांड गिरानी, ध्यान देना। डिमांड ऑफ x विल डिक्रीज एंड डिमांड ऑफ y विल इंक्रीज, नो, डिमांड ऑफ x विल इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ y विल डिक्रीज। y डिमांड डिक्रीज करनी है ना, ओके आगे, डिमांड ऑफ x एंड y विल इंक्रीज, डिमांड ऑफ x एंड y विल डिक्रीज। चलो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तुम बताओ पहले मुझे, फिर मैं तुमको बताता हूं। सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइस बढ़ा, किसका प्राइस बढ़ा, तो y की डिमांड क्या होने वाली है, अब डिक्रीज होगी ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कौन बोल रहा है, अरे क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन है दीक्षा यार, डिमांड में भी अपन, सप्लाई में ही तू कर लियो वो। हाँ भाई, तो बोलो, अभी सुनना, अरे पर x भी तो है, तुम x को क्यों भूल रहे हो। अरे y की डिमांड तो कम हो जाएगी, वो तो मुझे पता है, y की डिमांड यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है, या तो बी आंसर है या डी आंसर है, परंतु x को भी तो आंसर करना है, तो x का क्या होगा, तो यहाँ कह रहा है डिमांड फॉर x विल इंक्रीज, नहीं हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा डी। क्या लॉजिक, क्या लॉजिक है। 56 भी, बहती गंगा में हाथ धो रही है कुनिका। हाँ भाई, एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ देर इज एन डिक्रीज, देर इज एन लिखा है, बड़ी गलत इंग्लिश है ये, इफ देर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, तो देर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई, ओके, तो देर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई, डिमांड ऑफ वाई विल इंक्रीज, तो डिक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन डिमांड नहीं, ये नहीं है, ये नहीं होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका डिमांड ऑफ एक्स विल, हाँ सी, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। अब शुभांगी क्या कह रही थी, इसी के हिसाब से चले तो 65 में क्या हो रहा है बेटा, अबे एक्स के,
एक सेकेंड यार, इस पागल इसको है ना मैं। हाँ तो मैं लिख रहा हूँ ना तेरे लिए। देख क्या लिखा है ये, प्राइस ऑफ किसका सब्स्टिट्यूट, एक्स का। एक्स का सब्स्टिट्यूट कौन है, वाई, मान लेते हैं वाई। तो वाई का प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिमांड एक्स की क्या होगी। हाँ भाई, और कौन और कौन सा क्वेश्चन था क्या। तो तुमने ना सारे क्वेश्चन करा दिए बोल के, पता है। कोई नहीं, डाउट सर, बहुत बढ़िया। इन विच फेज, मेरे को डांट पड़ी ना सर से, मैं तुम लोग का नाम ले लूंगा, ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करा देते बेटा करके, ठीक है ना। नहीं, इन सर से नहीं पड़ेगी इन। देखो 71, इन विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल टू प्रोड्यूसर्स ट्राई टू सेल आउट देयर इन्वेंट्रीज। ऐसा कौन सा फेज होता है बिजनेस साइकिल इसमें, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना स्टॉक बेचने में लगे रहते हैं। तो सर रिसेशन, प्रोस्पेरिटी, बूम, रिकवरी, इट इज रिसेशन बच्चों, रिसेशन। ठीक है। देखो बेटा, रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी ऐसा दौर होता है जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होती, लोगों के पास पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते। तो जो बेचारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास उनका स्टॉक पड़ा हुआ है, वो तो प्रोडक्शन करके बैठे हुए हैं, अब वो क्या करें। तो वो बेचारे अपना स्टॉक को क्लियर करने में लगे रहते हैं, चाहे जितने कम दाम पे उनका आउटपुट जो है बिक जाए। रिकवरी का मतलब होता है जहां पे इकोनॉमी बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट में पहुंच जाती है। अब वहां से क्या होता है, धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आने लगते हैं, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे जब चीजें सुधरने वाली हैं या सुधरेंगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिकवरी। वहां डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है बाय आरबीआई और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिकवरी। क्या पूछ लो। प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी होता है आपका, रिकवरी आया, रिकवरी के बाद होता है एक्सपेंशन यानी ग्रोथ। और ग्रोथ जब ऐसा पीक पर होती है तो उसको बोलते हैं प्रोस्पैरिटी, या इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, या इकोनॉमिक बूम भी कहा जाता है। बूम मतलब बस्ट हो गया वो तो बबल, या वहां से टू करके गिरोगे, है जी। अरे बेटा प्रोस्पेरिटी मतलब तुम ग्रो कर रहे हो, एक्सपेंशन का एडवांस स्टेज, पर तो अब ग्रो करके हाईएस्ट लेवल पे आ गए, पीक पर आ गए। अब यहां से कहाँ हो, यहां से तो अब नीचे जाना है, तो दैट इज बूम। है, अरे बूम मतलब टू टॉप पर आ चुका है, यहां से अब कहां जाएगा, यहां से अब नीचे जाएगा, ऐसा इकोनॉमिक बूम मतलब अल्टीमेट महंगाई है। इतनी महंगाई है कि लोगों के पास पैसा है फिर भी चीजें नहीं खरीद पा रहे, इसको बोलते हैं बूम। हाइपर इन्फ्लेशन, नॉट ओनली इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो अभी भी इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन तो हमेशा रहता ही है, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। समझा। हाँ भाई। है 79, the Giffen effect in respect of inferior good was observed in the case of wheat and meat, bread and meat। जो गिफिन थे ना सर, रॉबर्ट गिफिन, रॉबर्ट गिफिन ने ये जो गिफिन गुड्स वाला जो ये डिस्कवरी जो क्या था, ये वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह का समय था, वहां पे उन्होंने देखा था ये कि ब्रेड और मीट के बेसिस पे उन्होंने गिफिन थ्योरी दी थी कि इनका पता है क्या मानना था, मीट जो है वो एक इंफीरियर गुड है। तो इन्होंने देखा, समझो देखा क्या था वो तो सुन ले, निष्ठा, मीट खाया कभी। हाँ तो सुन ले इसलिए बता रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा देखा था कि लोग, क्योंकि मीट को वहां पे ये लोग इंफीरियर गुड मान रहे थे, तो कि अगर मीट का प्राइस कम भी हो गया तो भी लोग मीट नहीं खरीद रहे थे, वो वहां पैसा बचा करके जो है ब्रेड खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रेड जो था वो ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स माना जा रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ मीट। तो वहां उन्होंने फिर ये गिफिन थ्योरी बनाई थी उसको देख करके। बताओ, मीट इतना महंगा आता है और ये उसको गिफिन गुड बना रखा है। हाँ, 1 किलो आलू 20-25 रुपए किलो में आ जाए, और 1 किलो ऐसा 620, 20। हमारे यहाँ 20 है, हमारे धोला बाटा में 20, वो 620 का मिलता है। कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट। 83, 83 इज अ वेरी गुड ईयर, क्योंकि इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप ही 1983 में जीता था। चलो, एज इनकम लेवल
increase beyond a certain extent the propensity to consume क्या होगा, it reduces. अरे बेटा भूल गए, अरे नहीं, अरे तुम एग्रीगेट डिमांड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कर भूल गए, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये हमारी इनकम है ना. तो जब शुरू शुरू में कंज्यूमर की इनकम जब कम रहती है तो उसके खर्चे ज़्यादा रहते हैं, परंतु जब इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो खर्चे तो हमारे जो हैं वो उतने ही रहेंगे, है ना. और अगर खर्चे बढ़ा भी देंगे तो कितने बढ़ाएंगे, परंतु मैं लाखों करोड़ों में कमा रहा हूँ. अभी अंबानी एक ऐसा एक दिन में करोड़ों कमा रहा है, तो एक दिन में करोड़ों खर्च कर पाएगा क्या, नहीं. उसका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है धीरे धीरे इन रिस्पेक्ट टू हिज इनकम, वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर पैसा किधर जाएगा, सेविंग्स में जाएगा. तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद मेनली ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ये वाला पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, उसके बाद आपका एपीसी याद करो वो गिरने लगता है. क्या अभी वो आएगा नेशनल इनकम में पढ़ेंगे अपन, वो एडीएस है इसमें सिलेबस में है. नेशनल इनकम के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई भी है, हाँ है. धोखा हो गया तुम लोग के साथ. ठीक है, इसका आंसर ये है. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस नेक्स्ट पार्ट में. हाँ बेटा नेक्स्ट पार्ट में आगे बताओ. है 66. अगली बार तुमको नहीं कहूंगा क्वेश्चन करने को यार. एन इंफीरियर कमोडिटी, ये वाला एन इंफीरियर कमोडिटी इज वन विच इज कंज्यूम्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी, सही बात है. व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस, फॉल्स, क्या फॉल्स, inferior commodity is one in which consumed in a smaller quantity when the income of a consumer rises. क्या, तो डी तो है, तुम खुद ही देख लो, मैं तो बता दिया डी है. हाँ बोलो नेक्स्ट. 29th. हाँ बोलो. द सम सेटेरस पेरिबस, बेटा ये बी, क्योंकि हम बोलते हैं कि एक को छोड़ के बाकी एक को, सेटेरस पेरिबस. कुछ नहीं बोला. 46. When the price of a product increases, consumer tend to switch to purchasing the substitute of the product. Okay. This describes why the demand curve for the good. Okay. Why the demand curve of the price increase हुआ तो demand curve नीचे जाएगा, वो demand curve तुम्हारा quantity demand decrease होगा तो तुम्हारा movement आएगा, movement आएगा तो contraction आएगा, contraction आएगा तो where it will move, it slopes downward to the right and it's, एक मिनट, व्हाट इज 6, तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट. अगर राइट गया तो इट विल, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है. और स्लोप्स डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, ये डाउनवर्ड थोड़ा होता है, अपवर्ड होता है, शिफ्ट तो आएगा ही नहीं. रुको ये क्वेश्चन के ऊपर दे रखा है, स्लोप डाउनवर्ड टू द लेफ्ट कैसे होगा, डाउनवर्ड तो नहीं, वो तो आएगा तो ऊपर आएगा, दैट विल बी स्लोप अपवर्ड टू द लेफ्ट, अपवर्ड टू द लेफ्ट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस कंज्यूमर टेंड्स टू स्विच टू परचेजिंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट पे जा रहे हैं हम, ठीक है. दिस डिस्क्राइब्स व्हाई द डिमांड कर्व फॉर द गुड बोला है, सब्स्टिट्यूट का नहीं बोला है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट का नहीं बोला है. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट और द कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है.
तो ये तो हमारे जिसका प्राइस डिक्रीज हुआ है ना या इंक्रीज हुआ है, उसी की डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहा है, तो वहां पे तो क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। और प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होना चाहिए। अगर इसने प्राइस को ही लेके बात कर रहा है तो इसमें तो ऑप्शन हमको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उस केस में इट विल स्लोप अपवर्ड्स टू द लेफ्ट, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, स्लोप्स अपवर्ड टू द लेफ्ट, या डाउनवर्ड नहीं आएगा इधर, या तो अपवर्ड आएगा, ये इसका ऑप्शन सी गलत दे रखा है। ठीक है, राइट तो तब होगा बेटा जब प्रोडक्ट का प्राइस जो है डिक्रीज होगा। अगर वहां इंक्रीज या डिक्रीज लिखा होता है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, तो इट विल स्लोप टुवर्ड्स राइट। तो या तो क्या कर लो, इस इंक्रीजेस को डिक्रीजेस लिख लो, चलो फिर तुम्हारा क्वेश्चन और आंसर सब सही हो जाएगा। इस इंक्रीजेस को डिक्रीजेस लिख लो, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस को काट के डिक्रीजेस लिख लो। नेक्स्ट, क्या कह रहे हो? 58, 48। In normal circumstances, if government increases the tax on any product, the demand है ना, for the product in short run, क्या होगा उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? तो शॉर्ट रन में, जब थोड़े टाइम के लिए वो चीज थोड़ी देर टाइम के लिए महंगी हो जाएगी। वेरी शॉर्ट थोड़ी ना है, शॉर्ट रन मतलब थोड़ा छोटे समय के लिए, 1-2 महीना, 2-3 महीना, तो हम थोड़े टाइम के लिए क्या करेंगे, थोड़ा उसकी तरफ रेजिस्टेंस दिखाएंगे। परंतु वो चीज़ क्योंकि हमारे कंजम्पशन का पार्ट है, तो बाद में चल के हमारा कंजम्पशन वगैरह वही नॉर्मल हो जाएगा। तो शॉर्ट टाइम के लिए, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम इट विल डिक्रीज। नेक्स्ट, 54। इतना मैं पढ़ाने में नहीं थकता, इतना तुम्हारे एमसीक्यू करने में थक गया मैं। 54, 54 अंडर द इंडिफरेंस कर्व कहां से कर लोगे यार, अभी पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्यों पूछ रही है? कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। नेक्स्ट, आंसर बता दूं? ठीक है, अंडर द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, if the price of a product is lower, the consumer will attain equilibrium, किस पॉइंट पे it will attain in equilibrium at, इस वाले इक्विलिब्रियम इस पे करेगा या इस पे, तो इट विल अटेन इक्विलिब्रियम एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर को क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा हायर आईसी पे, तो उसका। और प्राइस क्योंकि कम है, तो प्राइस कम है तो हम क्या कर पाएंगे, उसी बजट में ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएंगे, इसलिए हायर आईसी भी इसका आंसर है। ये दो रीजन है। अगला, नेक्स्ट पार्ट में एक बात बता दे, तू मुझे कितने क्वेश्चंस हैं? हाँ, तुम क्या कह रही हो? 93। बहुत, ये भी बहुत हैं। 450 क्वेश्चन, वो तो मुझे ही पता है, 450, वो तो मुझे भी पता है। खैर 93, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साल है बच्चों। 93 बहुत, 1993 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। नहीं नहीं नहीं, हाँ सच्ची में। क्या? क्या? 31 हो गई ना अब, कम है। चलो, ये भी अपने आप, ये भी एक भगवान की भगवान की दया है। चलो, हाँ अच्छी चीज सुन ली, क्योंकि मैंने विशेष के मुंह से, अब मैं क्या करूं मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, या खुद की खुशी को संभाल नहीं पा रहा मैं। हाँ,
देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से कौन से केसेस में डज अ शिफ्ट इन डिमांड, सुनो शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट लिखा है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस पे फोकस करना है तुमको, ठीक है। तो फैक्टर्स अदर देन प्राइस पे जाओगे तो क्या देखने को मिल रहा है, देखें, फॉल इन डिमांड फॉर सिगरेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड टैक्सेस, shift, fall in demand of cigarette as a result of increased taxes, okay, rise in demand for two wheelers due to decrease in sales tax, okay, decline in electric power consumption due to rise in the power charges, ये तो क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करेगा क्योंकि प्राइस एंड डिमांड आ गया, डिक्लाइन इन द सेल्स, decline in the sales of Diwali crackers due to sudden rains and floods, मेन जो ऐसा बढ़िया देखो, अगर मैं टैक्स की बात करूं ना बच्चे, दो को मैं क्यों कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि टैक्सेस जो है अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे आपके प्राइस को, और मैंने आप लोग को बताया जनरली टैक्सेस जो है ना कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, हमने जो क्वेश्चन करा वहां भी उसने बोला था शॉर्ट रन में करेगा, मैंने बताया लॉन्ग रन में कभी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसको हम फैक्टर वैसे भी कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऐसा बिल्कुल सबसे ज्यादा जिसका प्रोबेबिलिटी लग रहा है वो कौन है, डी, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो उसका आंसर डी है, ठीक है। बाढ़ वार आ गई, पटाखे ही जल गए, और जल गए क्या, सॉरी भीग गए, भीग गए, तो अब जलेंगे कैसे, कभी नाली में बम फेंका तूने जला करके, फेंक के देखियो पर दूर हो जाना फेंक करके, इस पे ही आ गया था, किस पे आ गया था, अच्छा पार्थ पे, पार्थ पे आ गया था बेटा, हमने एक बार ऐसा बम जला के आना सागर में फेंका था, फूट गया था पर वो, हाँ, पर क्योंकि उसकी सुर्री ऊपर थी ना, फूटने एग्जैक्ट टाइम पे वो गिरा था, वाटर प्रूफ तो नहीं था। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, राहुल तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा, क्यों, तुम यहां से जब जाते हो तुमको सीट मिलती है बस में, नहीं मिलती, अच्छा ठीक है, अगर मिल जाती हो कभी मिल जाए ना, तो एमसीक्यूज करते करते चले जाया करो, अगर मिल जाए तो, आते समय मिलती है, अरे यार बड़ी दिक्कत है, तो एक काम करो मैं तुमको उसका पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो खड़े खड़े जाओगे तो ऐसा एमसीक्यू तो करीब लोगे, फिर फोन से चलाते चलाते, फोन है लाते हो, बस तो फिर ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारा टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, यही तो अपन पढ़ते इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और तो क्या पढ़ रहे हैं। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट, टीटी माने टिकट चेक कर, वो ऐसा बोलना चाह रहा है, हाँ बेटा कौन सा क्वेश्चन इसमें, एक मिनट बेटा रोहन, ये बच्ची 62 डायरेक्टली 16, हाँ भाई रोहन बता रहा है, लेट रोहन आंसर, हाँ, in the context of elasticity of demand, the paradox of plenty relates more to items in the कौन सा केस, पैरानॉर्मल नहीं, पैराडॉक्स, इसको ऐसे समझ लो कि बेटा ज्यादातर जो, हाँ मैं बता दूं क्वेश्चन का मतलब, कि द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी मतलब ज्यादातर लोग, या अपन ऐसा कहें ज्यादातर जो रिसोर्सेस वो कौन से उसमें हमारा एलोकेटेड है या एंगेज है, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर माइनिंग में, या इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर में, इसका आंसर है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, अ डिमांड कर पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो ईडी इक्वल्स टू जीरो हुआ ना बेटा यार, है, तो तू सही कर ले, वर्टिकल डिमांड कर्व, वर्टिकल मतलब यही, शो दैट द प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली बी, अरे हाँ सॉरी ए,
तो सही कर ले बस। अरे यार 68। तूने सारे क्वेश्चन कर दिए यार, तू घर में इतनी फ्री थी। ये क्या हुआ? प्राइस चेंज हो रहा है परंतु क्वांटिटी चेंज। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड है तो क्या हो गया? डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक ना पागल आदमी। हाँ कौन सा क्वेश्चन बोला बेटा आपने? 60। चलो भाई 68। इफ अ प्रोडक्ट हैज, 2 मिनट सुनना, दिलांश आंसर देखना इसका ना। इफ अ प्रोडक्ट हैज लेस इलास्टिक डिमांड, ईडी इज लेस देन 1, and there are change in its price, which of the following is correct? Percentage change quantity demanded will be greater? No. Percentage change in quantity demanded will be होगा ना इसका आंसर। 68 का चेक करो ढंग से, तो गलत दे रखा है इसका आंसर। नेक्स्ट 61। 1 मिनट 61 बोला उन्होंने यार, रुक जाओ ना, तुम ही हो क्या के लिए? वो अगला नहीं, वो अपना सवाल सवाल पूछे क्या यार? इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर मीटिंग टू एक्सेस, ओके ओके सुनो सुनो, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर मीटिंग टू एक्सेस, द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एट अ पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स एक्स एक्सिस। देखो ये डिमांड कर्व बोल रहा है, ऐसा डिमांड कर जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इस पे जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को छू रहा है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या आएगा? 0। ठीक है बेटा, आजाद, ऑल गुड। ठीक है नेक्स्ट 71। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर, हॉरिजॉन्टल ये रहा, शो दैट द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज, अगर पीछे कुछ और दे रखा तो सही कर ले। मेरे ख्याल से वो कुछ सीक्वेंस गड़बड़ा गया होगा किसी का, तो अरे एक जगह गड़बड़ाया होगा ना, तो ऐसा होता ना आगे पीछे फिर आंसर हो जाते हैं, वो हो गया वहां पे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। नहीं होंगे यार, अरे तुमको तुम्हारा फॉर्मूला सही लगाओगे तो सही आंसर आएगा ना। कौन सा कह रहे हो? अरे तो न्यूमेरिकल के तूने फॉर्मूला तेरा सही लगाया ना, बस तू उस पर ध्यान दे। आंसर बता, वो जरूर क्या हुआ ना, कोई एक सीरियल नंबर की वजह से ऑप्शन इधर उधर हो गया है, इसलिए वो आपका आंसर कोई नहीं मैच कर रहा। चुप हो जा। कौन सा बोला अभी आपने? खुद पे 78। If the elasticity of demand for a commodity is perfectly inelastic, then which of the following is incorrect? Incorrect कौन है वो बताना है, करेक्ट नहीं बताना। perfectly inelastic है ना, 78 है ना यार, लिखा है ना, आ रहा है आ रहा है। आपके पास बुक है ना, आप उसमें देख लो। आ गया, गुड। ल्यूपिन, एक सेकेंड, हाँ भाई 70 आ गया, ओके। द कमोडिटी मस्ट बी एसेंशियल टू दोज हु परचेज इट, ओके। तो उसमें परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, सही बात है, हमको तो इनकरेक्ट बताना है, तो दिस कैन बी द करेक्ट वन। द कमोडिटी मस्ट हैव मैनी सब्स्टिट्यूट्स, अगर मैनी सब्स्टिट्यूट होंगे तो डिमांड कैसा रहता है? इलास्टिक रहता है, तो इसका आंसर बी हो गया। क्योंकि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए बोल रहा है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में सब्स्टिट्यूट्स कैसे होने चाहिए? लेस। अगर मैनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड विल बी इलास्टिक। खैर अभी तक तो बी निकला है, और देखते हैं। द कमोडिटी विल बी परचेज रिगार्डलेस ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस, हाँ तो ये भी सही बात है। द इलास्टिक डिमांड फॉर दिस कमोडिटी मस्ट बी इक्वल टू, ये भी सही है, तो इसका आंसर बी है बेटा। क्या दे रखा है? सही दे रखा है, बधाई हो। नेक्स्ट
Guys, I'm little busy. Got up, so not trading daily. Go short on bank nifty with a sell 5000 से रहा. Then rise and slowly build your position. Don't sell it all once. This is swing trade call. Started building the position again. What is the current level? हाँ कौन सा 84 86 82 भाई. अगर 82 का बेटा आंसर का तुझे लग रहा है पर तूने सही करा होगा और तू फिर उसके बाद ये पूछते तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करेंगे. हो सकता है मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि आंसर पीछे गलत हो सकता है. अरे तो पर ये तो दिखता सा है ना. ये तो दिखता सा है. इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट रिड्यूसेस बाय 5% है ना. रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज. बेटा तो लगता है कि ये तो पूछना चाहिए था 1/5 का आंसर. ऑब्वियस सी बात है 0.2 आएगा है बेटा. व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हाँ हाँ लगता है ना माइनस. अरे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई. 0 पॉइंट आंसर पॉजिटिव आएगा. हाँ भाई हो गया बस. मैंने आपको बताया ना इलास्टिक डिमांड जो भी आंसर आएगा हमेशा प्लस में आएगा. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी माइनस साइन फॉर्मूले में लगा देते हो और तेरा माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है. ये रिड्यूस हो रहा है ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तेरा आंसर प्लस में आएगा ना बच्चे. अरे नहीं मैंने तेरे को बोलते हैं ना तो वो कर. और हमने जब बात करी है कि इलास्टिक डिमांड का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट रहता है तो फिर माइनस का सवाल कैसे उठा सकते हो तुम. The price of a tiffin box 100 and the quantity demanded in market is 25,000. कंपनी इंक्रीज प्राइस तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा. डिक्रीज होके 1 लाख दे रहेगा तो 10,000 समझ लो ना इसको. 10,000 से भी नहीं आ रहा. अरे तो कोई बात नहीं तुमने जो निकाला वो सही है. गलत आ रहा है भाई. 10,000 25,000 पर चेंज इन क्वांटिटी 15,000. पुराना क्वांटिटी 25,000. P0 कितना था 100 और 25 इधर. करो इसको सॉल्व. 4 बार इधर गया ये इधर हो गया. 15 × 4 60. 60 को 25 से डिवाइड करो तो नन ऑफ द आंसर. गलत कैसे हुआ. गलत कैसे हुआ. नन है ना उधर. अबे नन ऑफ द अबव दे रखा है ना इधर. क्या दिक्कत है. इधर नन है ना. वो कह रहा ऑप्शन सी गलत है. वो कह रहा ऑप्शन सी गलत है. ऑप्शन गलत कैसे हुआ. नन आ गया ना. ठीक है. और बाबा रे पीछे गलत आंसर है बस. नेक्स्ट बताओ बस हो गया. क्या तू क्या बोल रही बेटा. गुनिका कुछ बोल रही. गुनिका को बोलने दो. हाँ 93. 93 इसी से पहले ये तो कर लो ना तो. गलत. क्योंकि चेंजेस है ना तो परसेंटेज मेथड ही लगेगा. क्या लिखा हुआ है. कोई बात नहीं. नहीं आ रहा होगा तो बड़ी बात है क्या. तो फिर जो तुम्हारा आंसर है वही सही है बोल तो रहा हूँ. अरे तो कोई बात नहीं ना. हो सकता है भाई गलत दे रखे हो ऑप्शन. करके देख लेते हैं.
चेंज इन क्वांटिटी पता नहीं, पुरानी क्वांटिटी, द ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस 10। क्वांटिटी डिक्रीज होगी इसकी, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस वाला। P0 कितना है, 15 to 10 हो गया, प्राइस चेंजेस फ्रॉम 15 to 10। और चेंज इन प्राइस निकालो -5। 10/3 इज चेंज इन क्वांटिटी, तो 3.33। Q1 कितना है, पता ही नहीं Q1 कितना है। Q0 10, तो 13.33 आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आंसर है तुम लोग का, मानने दो उसको, ठीक है। हाँ बोलना, वन क्या, हाँ तो रख लो इसको। अगर इलास्टिसिटी डिमांड 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना क्वांटिटी में, परंतु कौन सा चेंज, परसेंटेज चेंज, कौन सा चेंज, अबे यूनिट का थोड़ी ना बोलते, कि उधर 5 यूनिट कम हो रही तो उधर भी 5 यूनिट का, परसेंटेज चेंज देखते हैं, परसेंटेज चेंज। बस हो गए, हो गए, अब कल टेस्ट दे देना चुपचाप जैसा भी होगा। कितने सारे क्वेश्चन है, मैं तो नहीं दूं करूंगा, इसके बागे तो मैं तो खुद ही नहीं सॉल्व कर रहा हूं। चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तुमको ब्रेक चाहिए, दिमाग खराब है तुम लोग का, आई विल टीच यू। चलो बाद में देखता है ना। देखते हैं बेटा सर, वो स्केड्यूल तो वो सेट करेंगे ना। पहले ले ले मतलब, है ना, ठीक है।